क्या हुआ? ठीक है। पर्यटन होता क्या है? पर्यटन होता क्या है? हाँ ठीक है। पर्यटन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां पर मनोरंजन के पर्पज से जाते हैं या ज्ञान प्राप्त करने के पर्पज से जाते हैं, वहां पर या चीजों को देखने के पर्पज से जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। अब पर्यटन का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है, मतलब साल भर, 2 महीना, ठीक है, या आपका क्या छोटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है? यानी पर्यटन होता क्या है? और पर्यटन देखिए क्या होता है, घरेलू पर्यटन भी होता है, जैसे घर के अंदर ही हम लोग करते हैं, जैसे एक मतलब एक स्टेट में करते हैं, जैसे हम लोग चले जाते हैं कभी कुशीनगर, कभी हम लोग चले जाते हैं प्रयागराज। ठीक है, हाँ ये भी होता है। जैसे कि एक जिले में पर्यटन हो सकता है, एक जिले में भी हम लोग क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी जिले के अंदर होता है, जिले टू जिले होता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट भी होता है, और कंट्री टू कंट्री भी होता है, यानी पर्यटन की कोई सीमा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी आने वाले समय में क्या होगा, स्पेस भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, वहां भी पर्यटन करने जा सकते हैं, अगर सारी सुविधाएं अच्छी खासी हो गई, यानी जाने की सुविधा हो गई, आने की सुविधा हो गई। ठीक है, तो पर्यटन के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि पर्यटन के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो पर्यटन का विकास नहीं हो पाएगा, यानी उस तरह फल फूल नहीं पाएगा पर्यटन। ठीक है, तो वो जरूरी होता है। जब वो हम लोग देखेंगे मतलब आवश्यक क्या है, कि मतलब उसका इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, चुनौतियां कौन सी है, तो वहां पर लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? घरेलू टू घरेलू, घरेलू पर्यटन मतलब एक घर में ही, अपने मतलब जिले के अंदर ही या प्रदेश के अंदर ही, ठीक है, वो पर्पज से देखना है, कि मतलब घूमने के पर्पज से। जैसे हम लोग कहते हैं बोर हो गए हैं घर में बैठे बैठे, तो कहीं घूमने चलते हैं, एक हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए। ठीक है, तो वो पर्यटन होता है, चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, यानी एक देश से दूसरे देश में जो अच्छे खासे लोग हैं घर वाले, तो क्या करते हैं, साल में एक बार टूर करते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर, यहाँ से पता नहीं मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम, पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलता है साल में एक बार बाहर जाके घूमने के लिए, फैमिली के साथ उनको भी। ठीक है, और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन जो होते हैं वो भी, जो आप जैसे लाल किला देखने जाना है आपको, ठीक है, वो क्या होगा, ऐतिहासिक होगा ना, सांस्कृतिक होगा। ठीक है, जो संस्कृत में जैसे आप मतलब हमको जाना है हरिद्वार की वो गंगा की वो मतलब आरती देखने जाना है हमको। ठीक है, वहां का वो चीजें देखनी, वहां पर ये चीजें हो गई आपकी, मनोरंजन के साथ जाना तो वो चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया, तो फिर इसके आगे लिखिए, इसके आगे थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में, हाँ जी क्या, हाँ वो तो ठीक है, मनोरंजन में पर्यावरण ये डाल देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करिए आप लोग, क्या करना, पर्यावरणीय, क्या करना, पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, मतलब उसमें सारा आ जाएगा, पर्यावरणीय में, पर्यावरणीय में भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा, मतलब इसमें वन विहार भी आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएंगे। ठीक है, सब चीजें आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें क्या पर्यावरण, मतलब पर्यावरण सारी चीजें जो भी रिलेटेड होगा उससे, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद आपका पक्षी वन अभ्यारण्य हो गया, जो उत्तर प्रदेश में जितने हैं। ठीक है, तो सब चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ये अपने आप को ध्यान रखना है चीज को, क्या क्या इसमें आ जाएगा।
कि ये चीजें खुद से इन्वेंट करना कि क्या क्या पर्यटन में कौन कौन चीजें हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक उभरता हुआ, एक उभरता हुआ, कहां चले गए थे आप लोग? अच्छा अच्छा, एक उभरता हुआ उद्योग है जहां पूंजी निवेश की, जहां निजी क्षेत्र में, जहां निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ये मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं लिखा है आप लोगों ने। हाँ जी, क्यों, उसमें क्या कर दिया? मुझे लिखाना पड़ेगा इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको दिखाना तो लिखा था मैंने। क्या हुआ? तो लिखा नहीं अभी? नहीं, उसको करना है। ठीक है, इसलिए हमने कहा अगर न कैसे तो हम यहाँ लिखवा दें, आने वाले समय लिख लेंगे ना। ठीक है, चलिए, संभावना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग है जहां निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विदेशी पर्यटन के आने की संख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वहीं पर घरेलू पर्यटन के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा करंट को इसको जोड़ रखिएगा। ठीक है, समय समय के साथ घरेलू पर्यटन क्या आने की संख्या की दृष्टि से ये पहले स्थान पर है। हाँ जी, कौन सा? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा शायद महाराष्ट्र है। यहाँ महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल है। हाँ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पर्यटन विकास के स्तंभ, पर्यटन विकास के स्तंभ। इसके अंतर्गत लगभग 5 स्तंभ है। पर्यटन विकास के लगभग 5 स्तंभ है, जिसमें आवास, यातायात, आकर्षण, टूर ऑपरेटर, आकर्षण। अब देखिए ये होता है कि अगर किसी चीज को जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए हमने गया वहां पर, कहा मैंने किसी जगह हम जा रहे हैं, उसके बाद वहां से आकर हम आपको बताएंगे कि ये बहुत बेहतरीन जगह है, तो आपका क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा ना। जब आपके पास आकर्षण ही हो जाएगा तो क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत होगी आपको? इसलिए आकर्षण भी होना जरूरी है। ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में हमें आकर्षित करने की कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हमें आकर्षित करे। जैसे आप लोगों ने अभी कभी जलप्रपात नहीं देखा, वाटरफॉल देखा है? नहीं देखा, नेचुरल नहीं देखा ना। वैसे मोबाइल में देख लिया होंगे आपने, लेकिन कभी वाटरफॉल देखने की इच्छा हुई तो आप कहेंगे नहीं, मुझे जाना है हिमाचल प्रदेश, मुझे जाना है मतलब दक्षिण भारत जाना है। आज जहां तक हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे आपको, हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे आपको, तो वहां पर मिल जाएंगे। तो वाटरफॉल जिनको देखना है तो क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि उसका आकर्षण केंद्र वो रहेगा। किसी को पहाड़ की वादियां देखनी है, घाटियां देखनी है, तो वो आकर्षण का केंद्र है। किसी को चाय का बागान देखना है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? असम में जाएगा देखने के लिए। तो ये मतलब एक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। ठीक, ऊपर से आपने बताया इसमें क्या था? पहला आवास था। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप, किसी घूमने पर्पस से जा रहे हैं, आपको वहां रहने की सुविधा ना हो तो क्या करेंगे? रहने की सुविधा ना हो तो क्या करेंगे आप? तो वहां जाएंगे?
नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कतें होंगी वहां पर रहने के लिए। मान लो दिन दिन जाके, मतलब कोई दूर है, आसाम ही जाना हो आपको, तो यहाँ से जाते जाते आपको शाम हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर रहने की सुविधा नहीं है, तो उसका मतलब आवास नहीं है, तो आपको वो दिक्कत है। यानी उसका मतलब ये स्तंभ है, पैटर्न क्या क्या है, ये पिलर है जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद यातायात। अब देखिए, अगर यातायात की सुविधा ना हो तो कितने लोग जाएंगे? कैलाश मानसरोवर जो देखा, वहां पर जाते हैं लोग ना, धार्मिक यात्रा है, नहीं आता है? आता है, लेकिन वहां पर जैसे कि वो सुविधाएं नहीं थी पहले, तो पहले कितने लोग जाते थे? तो यातायात की सुविधा ना होना भी क्या करता है, वो इफेक्ट डालता है। यानी यातायात की सुविधा भी अच्छा होना चाहिए, नहीं चाहिए सुविधा होना चाहिए, उसके लिए रोड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, रेल ट्रैक होना चाहिए, फ्लाइट होना चाहिए, सब चीजें होने चाहिए ताकि लोगों का आवागमन सुविधाजनक हो सके। क्लियर? पहला आवास, दूसरा आपका यातायात, ठीक है। उसके बाद आकर्षण, मैंने बताया कोई एक आकर्षण होना चाहिए उस चीज के लिए, तो वो नहीं है तो भी नहीं होगा, ठीक है। टूर ऑपरेटर। अब मान लीजिए कोई गाइड नहीं करने वाला हो आपको, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप यहाँ जा रहे हैं कैलाश या चीन जा रहे हैं आप घूमने के पर्पज से, तो आपको अगर वहां जा रहे हैं, आपको चाइनीज आती नहीं है, चीनीज आ रही है, तो कैसे करेंगे आप? वहां के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी आपको अच्छे खासी, जो लोगों से बातचीत कर पाएंगे, तो ये गाइड की होने की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो टूर ऑपरेटर हो गया, क्लियर। चलिए एक और लिख लीजिए, यात्रा एजेंट। यात्रा एजेंट ये भी होना जरूरी है। एजेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसका लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको बेहतर तरीके से लिखो, ठीक, क्लियर। आवास क्या है, आकर्षण क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका एजेंट कौन है, टूर ऑपरेटर क्या है, ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे उत्तर प्रदेश में, अगला हेडिंग, उत्तर प्रदेश में पर्यटन का योगदान। पहला इसमें लिखिए आर्थिक योगदान। बस बस सब कुछ करंट से ही रिलेटेड होगा। कॉमन सेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहां से है, करंट ऊपर डिपेंड है। जब भी मैथ लिखिएगा तो अपने नोट को अपडेट करिएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अंतर्गत आर्थिक योगदान में, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होती है, राजस्व में वृद्धि होती है एवं नए रोजगार का सृजन होता है, और संसाधनों की गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। संसाधनों की गतिशीलता, इससे क्या मतलब होता है? नहीं, गतिशीलता मतलब क्या होता है इसमें? जैसे मैंने ये कहा कि जैसे मैंने कुछ बनाया, अब बना दिया, अगर उसमें गतिशील नहीं होगा तो क्या रहेगा, हमारे पास ही रहेगा ना, तो फिर नुकसान होगा। यानी वो उसका बढ़ता जाना चाहिए ना, गतिशील यानी हमारे पास किसी और का, किसी और का, किसी और के पास, ठीक है, यानी उसमें बढ़ता रहेगा, तो उसमें क्या होगा, राजस्व में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंतर्गत देखिए, हस्तशिल्प के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत
स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। जैसे बनारस की साड़ियां, पीतल की मूर्तियां, चिकनकारी कुर्तियां, कहां पर है ये? आज चिकनकारी कुर्तियां, आदि को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलती है। आदि को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलती है। तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा भारतीय एवं विदेशी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा भारतीय एवं विदेशी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहता है। जैसे विदेशियों द्वारा मथुरा में कृष्ण भक्ति को अपनाना एवं कुंभ में आकर स्नान करना, गंगा की आरती में शामिल होना आदि सांस्कृतिक संरक्षण। अगला पॉइंट, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, लिख सकते हैं इसको बेहतर तरीके से। अगला सांस्कृतिक संरक्षण। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक संरक्षण। इसके अंतर्गत यूनेस्को द्वारा ताजमहल, वाराणसी घाट, ताजमहल, वाराणसी घाट, इमामबाड़ा, घाट, वाराणसी घाट, ठीक है, इमामबाड़ा, कुंभ मेला आदि के प्रति जागरूकता के साथ साथ इस विरासत को संरक्षण भी दिया गया है। अगला पॉइंट, ग्रामीण विकास।
ग्रामीण विकास। इसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जहां ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य, एवं पर्यावरण का मनोरम दृश्य लोगों को पसंद आता है। इससे ग्रामीण लोगों के रोजगार एवं आय सृजन में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला बुनियादी ढांचे का विकास। अगला पॉइंट, बुनियादी ढांचे का विकास। इसके अंतर्गत सभी सड़कों तक पहुंच आसान होती है। लगभग सभी सड़कों तक पहुंच आसान होती है और स्वच्छ जल की उपलब्धता भी होती है। और सस्ती बिजली भी की उपलब्धता होती है। और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार चिकित्सीय सेवा की सुविधा भी उपलब्ध मिलती है। अब उत्तर प्रदेश में पर्यटन चुनौतियां। चुनौतियों में क्या क्या हो सकता है? हाँ जी, ठीक है। मान लीजिए आपका अवसंरचनात्मक का कमी होना, और क्या सकता है? ठीक है, मतलब भाषा के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाषा के लिए आप एक टूर एजेंट रखेंगे ना, रखेंगे तो गाइड की कमी होना चाहिए। कितना? गाइड की कमी या कुशल ना होना। ठीक है, कुशल न होना हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका? ठीक, वो तो हो गया, मान लीजिए अवसंरचनात्मक में आ गया वो। ठीक है, एक बार वित्तीय इसकी भी कमी हो सकती है, फाइनेंस की भी दिक्कत हो सकती है। और क्या हो सकता है आप बताइए? ये सब आप ही को करना है। ठीक है, इसलिए आप ही लोग हम पूछ रहे हैं।
ठीक है, आपको संरचना हो गया, वित्तीय हो गया, एक हो गया, और चीजें क्या हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए उस क्षेत्र के प्रति लोगों को जागरूक ना होना। ठीक है, मान लीजिए बस्ती में कुछ ऐसी जगह होंगी जो बहुत अच्छी जगह होंगी, लेकिन लोगों को पता नहीं घूमने के लिए, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसको क्या करना है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, उसको लोगों के बीच में लाना पड़ता है, किसी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। हाँ, किसमें नहीं, अभी एक कोई बस्ती का एक अभी वेटलैंड में आया है, अभी 100 का जो अभी नाम लिखा गया है, कौन सा नाम बताया उसका, हमारा तो पता। हाँ हाँ, बता रहा था, वही उसी को लिखा था, वो नॉमिनेट हुआ, लिस्टिंग हुआ है, मेरा दोस्त बताया है, तो लिस्टिंग वही किया है, तो बता रहा था। हाँ, उसमें वेटलैंड में 100 को पता नहीं करना था उनको, तो पूरा लाना था, तो बता रहा था, तब बताया बस्ती का एक है। नहीं तो वो देखिए, ये होता है कि हम लोग कह देते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं अभी। ठीक है, जब लोग वहां पर आने जाने लगेंगे, उसका महत्व बढ़ेगा। अभी उसका महत्व इसलिए बढ़ा, लोगों को पता ही नहीं होगा। अभी आप ही इन्हीं लोगों में कई लोगों को नहीं पता होगा, तो वही ना, मतलब कि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं रहेगी, तो लोगों को आना जाना नहीं है, लोग वहां जाएंगे देखने की पर्पज जाएंगे, तो अगल बगल वहां ठेले लगेंगे। हाँ, ठेले लगेंगे ना अगल बगल, लोग जाएंगे तो कुछ तो खाएंगे। हाँ, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी, इसलिए तो वो चीजें होना चाहिए। जैसे आपने बताया, तो हम भूल गए थे, देखिए वो चीजें अभी वो बता रहा, जब ये लिस्टिंग हुआ था तो बता रहा था मुझे कि बस्ती का एक है। ठीक है, तो ये चीजें है, तो वो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमारे भी यहाँ ऐसी चीज है। जैसे आपने कोई पेंटिंग अच्छी बनाई, अगर आप अपनी पेंटिंग को लोगों के बीच नहीं लाएंगे तो कौन जानेगा आपको, कोई नहीं जानेगा, आपकी प्रतिभा में खत्म हो जाएगी। इसलिए आज के जमाने में अपनी प्रतिभा को लाने के लिए आपको मंच को आना पड़ेगा। ठीक है, मंच साझा शेयर का मजा करना पड़ेगा। नहीं, वही चीज है, हर कोई नहीं जाता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये जाना पड़ेगा आपको मंच में जाकर आपको अपनी चीजें व्यक्त करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, वरना नहीं होंगे, भूल जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज हो, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोगों की भी जागरूकता नहीं जाएगी। वेटलैंड में रखा गया इसको, उसको निश्चित किया गया, बाद में जब उसका हो जाएगा तो वो अपर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो उसको बेहतर तरीके से मिलेगा, वो बेहतर जाएगा, वो लिस्टिंग हुआ उसका, वो सचिवालय में है, बता रहा था वो। ठीक है, जैसे नाम उसका ज्यादा प्रेशर था, 2-3 दिन नहीं करना था। तो ठीक है, चुनौतियों में लिखिए पहला, इसको एक पॉइंट के लिख लीजिए बस खाली। पहला पैटर्न में चुनौतियों लिखिए, पहला वित्तीय संसाधनों का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव। दूसरा, बुनियादी ढांचे का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव, बुनियादी ढांचे का अभाव। ठीक है, पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था का न होना। जैसे अभी हाल ही सुना होगा न्यूज़पेपर में आप लोगों ने कि एवरेस्ट पे जो जाते हैं पर्वतारोही लोग जाते थे, तो अपने साथ जितने भी कचरा ले जाते थे, ठीक है, तो वहां पर क्या करते थे, फेंक देते थे, यहाँ तक कि अपना वेस्टेज भी वहीं पे छोड़ देते थे वो। तो वो क्या होता है, वेस्टेज भी जैसे यहाँ पर डिग्रेडेबल हो जाता है। हम लोग एरिया में कोई भी चीज होता है, जैसे कोई जानवर मर गया, कोई किसी की, तो क्या होता है, वो डिग्रेडेबल हो जाता है, वो अपने आप 1-2 दिन में क्या होता है, वो अब भटक लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे जहां बर्फबारी होती है, तो वहां पर क्या होगा, बर्फ रहती है, बर्फ रहने पर ये बैक्टीरिया वहां एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर जो भी मतलब मल भी होता था, तो वो भी ऐसे ही रहता था, वो भी डिग्रेडेबल नहीं होता था, मतलब वो भी घटित नहीं होता था। इसलिए बड़ी दिक्कतें हो रही थी वहां पर। इसलिए साफ सफाई भी पर्यटन स्थल पर बहुत जरूरी है। बाद में उसमें कानून लाया गया, बाद में रखा गया, तो वो चीज जो भी चीज लेकर जाना है, यहाँ तक कि अपने पास पॉलिथीन लेके जाना है, कुछ भी जाना है, ऐसी व्यवस्था कर जानी है कि जो भी चीजें हैं आप अपने मतलब जरूरत के मतलब की सामान यूज करिए, और उसको जो ही बच रहा है उसको साथ रखिए और लेकर आइए आप, मतलब इसके लिए टैक्स दीजिए आप।
क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो साफ सफाई का होना भी क्या है, वहाँ जरूरी है। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, अगर ये परिसर है आपका, साफ सफाई झाड़ू ना लगे तो क्या दिक्कत है, तो आएगा पढ़ने के लिए, नहीं आएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पर्यटकों की सुरक्षा होना भी जरूरी है। पर्यटकों की सुरक्षा होना भी जरूरी है। अगर वहां सुरक्षा व्यवस्था ना हो, अभी हाल में घटना घटी है, कहां पर, कश्मीर में घटी है, कश्मीर में घटना घटी है ना कभी, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से दिक्कत हो जाएगा। अगर ये सिक्योर हो जाए आपको कि यहाँ पर हमें जाने से हमारे जान को खतरा, हमारे माल को खतरा है, तो कोई भी पर्यटन करेगा, नहीं करेगा। इसलिए वहां सुरक्षा होना भी जरूरी है। ठीक है, ये सीख देता है कि मतलब पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ वहां सिक्योरिटी भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, पर्यटन स्थलों की खराब कनेक्टिविटी का होना, खराब कनेक्टिविटी का होना, खराब कनेक्टिविटी। जैसे मान लीजिए अगर हमें कश्मीर जाना हो, कहां जाना हो, कश्मीर, तो अगर हमको 4 जगह चेंज करना पड़े, अपना कन्वीनियंस वाला जो भी सुविधा हो, तो फिर कोई जाना पसंद करेगा। अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाएं, तो वो चीजें क्या होंगी, बेहतर होंगी। इसलिए कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी पर्यटन को बढ़ावा देने के। हाँ जी, हाँ, इसी वजह से जैसे आपका कैलाश वाला मानसरोवर जो है, जो जाते हैं तो वहां भी दिक्कतें आती हैं, इसलिए संख्या क्या है, कम है। देखिए जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, जैसे हम लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, ठीक है, काशी विश्वनाथ में जाने वाली संख्या कितनी होती है, बहुत ज्यादा। उसके कंपेयर में देखा जाए अमरनाथ में जाने की संख्या कम होती है, फिर उसके कंपेयर में देखा जाए तो कैलाश में जाने की संख्या कम होती है। क्योंकि क्या होता है यहाँ, मतलब कनेक्टिविटी की सुविधा, हाँ वो तो है ही है। जहां भी आसानी नहीं रहेगी वहां पर लोगों का जाना आना कैसे होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हाँ, आसानी नहीं होना चाहिए, यानी सारी चीजें सुरक्षित है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वहां देखा जाए लेकिन कम होती है, इसी वजह से। ठीक है, हाँ वो भी दिक्कत है। ठीक, ये चीज है क्लियर। चलिए आगे लिखिए, बहुभाषी एवं, अगला पॉइंट, बहुभाषी एवं प्रशिक्षित गाइड की कमी होना। मान लीजिए कोई गाइड है आपको ले जा रहा है, ठीक है, अगर उसको एक ही भाषा का ज्ञान हो तो फिर कैसे कर पाएगा। मान लीजिए कश्मीरी जा रहे हैं आप घूमने, ठीक है, यहाँ का गाइड जा रहा है आपको, उसे कश्मीरियत के बारे में पता नहीं है कुछ, हाँ, कश्मीर की जो भाषा बोली जाती है उसको पता नहीं है, और ऐसा हो कि वहां कश्मीर के लोगों को इंग्लिश ना पता हो, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहां की मतलब जो भी आपको ले जा रहा है उससे बहुभाषा, यानी हर भाषा में कम से कम लगभग 2-3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हाँ वो भी है, टेक्नोलॉजी का भी अभाव हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अगला लीजिए, तकनीकी का अभाव। हाँ, इसलिए मैंने कहा है कि ये चीजें खुद अपने आप से भी करनी है आपको। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आपको खुद सोचना है कि क्या क्या हो सकता है एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और एक पर्यटन को मतलब चुनौतियां उसको कौन कौन सी पेश आएंगी, कैसे मतलब पर्यटन प्रभावित होगा, क्या क्या होगा, और आकर्षण में क्या क्या होगा। ठीक है, ये मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कारक हैं, यानी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो आप ये तो कह ही सकते हैं इसको। आवाज लिख दीजिए, क्या करें। हाँ देखिए, वो बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन पर्यटन वाला, कौन कौन गाइड ले जा रहा है, ये रजिस्टर होते हैं सब। ऐसे नहीं मतलब कोई भी आज उठा के चला जाएगा,
ठीक है, तो कहीं भी मतलब आतंकवादी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नक्सलवाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको कहीं ले जाते हो, कहीं पता चले के अंदर ले जाके बंदी बना ले। इसके लिए ये भी ध्यान रखना है, जो जा भी रहा है पर्यटक को ध्यान रखना है कि ये लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड, रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, उस गाइड के साथ जाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। पर्यटक स्थलों का अनुचित रख रखाव होना भी जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट, जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी एवं शिथिल प्रशासनिक प्रणाली भी जिम्मेदार है। मतलब प्रशासन लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं कि हाँ यहाँ पर्यटन आ रहे हैं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं पर डे। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ लग रहा है, ठीक है, कहाँ ज्यादा गैदरिंग हो रही है, वहां कहाँ रोक लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं प्रशासन, मतलब कोई ध्यान नहीं। तो ये भी एक जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए क्लियर। देखिए उत्तर प्रदेश में अगला पॉइंट, अगला हेडिंग है उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं एवं क्षमताएं, संभावनाएं एवं क्षमताएं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जैसे धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन, खेल पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, आदि पर्यटन की उत्तर प्रदेश में प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर लिखिए धार्मिक पर्यटन। इस पर्यटन के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, और कौन कौन सा सकते हैं? हाँ जी, कुशीनगर, कुशीनगर, और
हाँ जी, उत्तराखंड में आएगा, उत्तर प्रदेश में। हाँ सीतापुर, ठीक है, सीतापुर डाल लीजिए, वहीं पर है ना नमसारा। यानी मतलब खुद आपको मतलब उत्तर प्रदेश का ओवरऑल देखना है, ठीक है। धार्मिक पर्यटन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अयोध्या, ठीक है, अयोध्या कर सकते हैं। हाँ वो तो हाँ, बहराइच हो सकता है, बाराबंकी हो सकता है, सूफी वाला, ठीक है। सूफी में देखा जाए तो आपका बहराइच हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, वहाँ कौन सा धार्मिक है? हाँ वो थोड़ा छोटा मोटा भी रहेगा तो चल सकता है, लेकिन हमें क्या करना? हाँ जी, सना मसूद शाह का, ठीक है, उनका वो है ना मजार, उसका का मेला लगता है वहां पर धार्मिक, ठीक है, वहां लोग जाते हैं, पर्यटन करते हैं। देवा शरीफ आपका बाराबंकी, हाँ एक पिछोसा शरीफ है यहाँ अम्बेडकर नगर में, ठीक है, ये भी है आपका देखा जाए तो, मतलब सूफी संतों वाला देखा जाए तो पिछोसा शरीफ हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा आपका, बाराबंकी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ छोटे मोटे आपके पर्यटन होता रहता है, लोग जाते हैं वहां रहते हैं, 2 दिन 3 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर घूम फिर के चले जाते हैं। हाँ कबीर नगर का भी मगर कबीर का मघार वाला जो है, ठीक है, वहां भी होता है लगता है, ठीक है, गोरखपुर आपका हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, मतलब आपको मोटी मोटा आगे पास टाइम वहां रहेगा तो आपको देखना है ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ का धार्मिक पर्यटन लग सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना हमेशा धार्मिक एंगल में क्या क्या आएगा देखा जाएगा तो आपको वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या मेन में ही रहेंगे ना, मथुरा गुजरात का, तो ये ज्यादातर आपके धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत आ जाते हैं देखा जाए तो, ठीक है। और ऐतिहासिक में देखा जाए तो हाँ जी, कुशीनगर भी आएगा आपका, कुशीनगर में सारनाथ है, ठीक है, उसका रामाभर है, फिर थांबा कुंवर है, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी। और ऐतिहासिक में क्या आएगा आपका? लखनऊ, आगरा, हाँ, और जौनपुर आ जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक में, ठीक, कन्नौज भी आ जाएगा आपका देखा जाए तो, इलाहाबाद भी आ जाएगा आपका, लाल किला भी हो जाएगा, ठीक है, जो भी इलाहाबाद का किला भी आ जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज है, मतलब ये खुद करना, मतलब ये नहीं कि मतलब कि कोई बताया नहीं चीजों में नहीं, आपको दिमाग में क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग चीजों को हमें कर देनी, ठीक है। ठीक है, क्या क्या लिखा मैंने? मथुरा, ठीक है, और आप वो भी लिख लीजिए, बहराइच लिख लीजिए, बहराइच, बाराबंकी लिख लीजिए, ठीक है, ये सब चीजें लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखिए अयोध्या, हाँ अयोध्या में लिखिए। ये सरयू नदी किनारे बसा एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। इसका प्राचीन नाम साकेत है, ठीक है। ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि रही है। यहाँ हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। इसके अलावा अयोध्या में देवकाली, कनक भवन, इसके अलावा अयोध्या में देवकाली, कनक भवन, और क्या होगा? हाँ हनुमानगढ़ी जो मैंने लिखी है, हाँ हाँ वो भी है, ठीक है, हनुमानगढ़ी हो गया।
राम की पैड़ी, राम की पैड़ी, हाँ 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 ठीक है, वो भी होता है। ठीक है, नागेश्वर, नाथ मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर भी वहां भी है, ध्यान रखिएगा। गुलाबबाड़ी भी है, बहुत बढ़िया है। जब कभी जाइएगा वहां पर, हम तो गए हैं यहाँ पर गुलाबबाड़ी में। वहां एक शुतुरमुर्ग भी है, शुतुरमुर्ग, हाँ, या तो टीवी या शुतुरमुर्ग मुझे पता नहीं है, उतना बड़ा है। हाँ, नहीं नहीं, इतना बड़ा है। हाँ, बहुत बेहतरीन है वो। अब तो छोटे बच्चे भी हम तो देखे, उसको दौड़ा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये है वहां पर, कभी जाइएगा तो वहां देखने मिलेगा आपको। उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो बड़े हो गए होंगे, हम तब साल पहले गए थे वहां पर। हाँ, यही चीज जो भी होगा उसमें। अगला लिखिए, कुशीनगर। थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोग बढ़िया से लिख जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट्स उसमें चार्ट कोड बनाइएगा। ठीक है, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज। इसके अंतर्गत कुशीनगर एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कुशीनगर में ही दिया था। यहीं पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हाँ, इसके अंतर्गत रामभर स्तूप, रामभर स्तूप, महापरिनिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, माथा कुंवर मंदिर, माथा कुंवर मंदिर, के अलावा चीनी बौद्ध मंदिर, आदि धार्मिक स्थल स्थित हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। इसके बाद श्रावस्ती लिखिए। श्रावस्ती की पहचान राप्ती नदी के तट पर राप्ती नदी के तट पर छूट रहा क्या? राप्ती नदी के तट पर स्थित शहद महल से की जाती है। ये पूछा जाता शहद महल कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा कहां पर है? श्रावस्ती शहद महल पे स्थित है। प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? हाँ जी, आपको बहुत भूलना है। महाजनपद काल में किसकी राजधानी थी?
हमने कहा था कि 16 महाजनपद को याद करके रखना है उसकी राजधानी के साथ। ये कब याद करेंगे आप लोग? बताइए कैसे होगा? कौशल की थी। चलिए लीजिए, प्राचीन काल में ये कौशल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ साथ में करते रहिए। हाँ जी, राष्ट्रीय मैं भेज रहेगा उसका भी। तो चल नहीं रहा होगा ना ये। तो नहीं चल रहा है, इसलिए कहते हैं मैप रखा करिए साथ में, ठीक है? कभी भी मैप को पॉलिटिकल मैप भी नहीं होगा ना, इसमें दिक्कत ये है। ठीक है, ये बहराइच बलरामपुर के पास ही है, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर है ये? बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है, लगभग के नेपाल का। ठीक है, श्रावस्ती को बौद्ध धर्म है, श्रावस्ती को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। ये बुद्ध सर्किट के तहत निर्मित सड़कों, बुद्ध सर्किट सर्किट बुद्ध सर्किट के तहत निर्मित सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती में जापान के सहयोग से श्रावस्ती में जापान के सहयोग से स्थापित वर्ल्ड पीस बेल, वर्ल्ड पीस बेल, पीस पीस शांति बेल पूरे विश्व को मानवता का संदेश देता है। इसके अंतर्गत सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, भूभूतिनाथ मंदिर, विभूतिनाथ मंदिर, कच्ची कुटी, विपश्यना
ध्यान केंद्र, विपश्यना, विपश्यना ध्यान केंद्र आदि दर्शनीय स्थल स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। देखिए, जब आएगा आपको ये भी लिखने के लिए, कभी ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मतलब सांस्कृतिक महत्व के, सांस्कृतिक या प्राचीन नगरों के बारे में लिखिए, तब भी आप मतलब ये लिख सकते हैं इसको भी वहां पर, क्योंकि जितने भी सांस्कृतिक और प्राचीन नगर है, इसके पहले मैंने लिखवाया था आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है? प्राचीन नगर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 5-6 नगर लिखा थे, जिसमें प्रयागराज भी था, वाराणसी भी था। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही, वो चीजें आपको एक बार रिपीट हो रही, तो वो अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करके वर्णन लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो लिखिए, ये तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक 6 साल में कुंभ, यहाँ प्रत्येक 6 साल में कुंभ एवं 12 साल में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज एक तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि प्रयागराज एक तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि शिक्षा, साहित्य, इतिहास और संस्कृत का भी प्रमुख केंद्र रहा है। का प्रमुख केंद्र भी रहा है, सांस्कृतिक। ठीक है, ठीक है, प्रमुख केंद्र भी रहा है, तथा साथ ही स्वतंत्रता के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहा है। इसके दर्शनीय स्थलों में खुसरो बाग, खुसरो बाग गए नहीं कभी आप लोग? खुसरो बाग नहीं गए कभी? वहां गए, वहां देखिएगा, बहुत अच्छा बना भी, वहां हम गए हैं। ठीक है, वो अच्छे से वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं हर चीज के। ठीक है, खुसरो बाग, आनंद भवन, आनंद भवन, इलाहाबाद संग्रहालय, चंद्रशेखर आजाद पार्क, एवं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।
अगला चित्रकूट। चित्रकूट, हाँ जी, हाँ, देखिए इसमें चित्रकूट अपने धार्मिक महत्व एवं रामायण महाकाव्य, चित्रकूट अपने धार्मिक महत्व एवं रामायण महाकाव्य में रामायण महाकाव्य में उल्लेख के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ 12 वर्ष का वनवास बिताए थे। तथा यहीं पर संत अत्रि तथा यहीं पर संत अत्रि एवं सती अनुसुईया ने तपस्या की थी। अनुसुईया ने तपस्या की थी। ये शहर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी देखिए ज्योग्राफी का भी आ गया इसमें, ठीक है, फिलिम्स के अकॉर्डिंग। इस नदी को तयस्विनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तयस्विनी, हाँ तयस्विनी। तयस्विनी नदी के नाम से जाना जाता है। अन्य दार्शनिक स्थलों में कामदगिरी, अन्य दार्शनिक स्थलों में कामदगिरी, रामघाट, भरतकूप, भरत मिलाप मंदिर, हाँ, और सती अनुसुईया आश्रम, राम दर्शन मंदिर, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, धारा, हाँ, गुप्त गोदावरी आदि स्थल स्थित हैं। हाँ, पहाड़ों के नीचे से, हाँ, उसके जो देखिए देखा जाएगा तो ये क्या है, मतलब किस रीजन में ये आपके चित्रकूट कहाँ है?
हाँ तो ठीक है, तो इसी एग्जाम से देखना पड़ता है कि कहाँ गोदावरी कहाँ नीचे वाली रेंज रहती है। ठीक है, अब क्या बचा है, कोई और जिला कौन सा बचा है? वाराणसी हो गया, क्या क्या उसमें बचा अभी? अच्छा मथुरा, मैं तो भूल जा रहे हैं हम लोग, मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन। ठीक है, ये भी एक प्राचीन नगर है या शहर है। ठीक है, मथुरा एक प्राचीन शहर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये किसकी जन्मस्थली है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ये शहर अतीत में कई धर्मों, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का सक्रिय केंद्र रहा है। इसी कारण ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तिकला शैलियों का विकास हुआ है। मूर्तिकला याद करिए, हमने पढ़ाया था स्थापत्य कला में, किसने किया था ये? मथुरा में किसके शासन काल में हुआ था? तनिष्क ने। कौन सी शैली थी? ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर कौन सी विदेशी प्रभाव से प्रभावित था? गंधार शैली। ठीक है, किसमें आभा मंडल अलंकृत था? गंधार शैली। मथुरा शैली में अलंकृत नहीं था, लेकिन बाद में अमरावती में भी क्या हुआ, वो अलंकृत होने लगा। ठीक है, ये सब आगे पीछे करके ध्यान रखिएगा, तभी आपको बढ़िया पाएगा। मथुरा की सांस्कृतिक विरासत, मथुरा की सांस्कृतिक विरासत में धर्म, कला, त्योहार आदि शामिल है, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके दर्शनीय स्थलों में प्रेम मंदिर और क्या होगा, बाकी बिहारी मंदिर हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। दर्शनीय स्थलों में लिखिए प्रेम मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, ठीक है, और गोवर्धन पर्वत, इस्कान मंदिर। ठीक है, जितने भी इस्कान मंदिर होते हैं किससे संबंधित होते हैं? इस भगवान से। ठीक है, ध्यान रखना। इस्कान इतना फेमस चीजें आप लोग पता नहीं है, तो इससे ध्यान करके पढ़ा करिए आप लोग। इस्कान में जहां जाएंगे कृष्ण संबंध बढ़िया मंदिर बनाते हैं। ठीक है, और बढ़िया पूजा पाठ होते हैं। राधा रमण मंदिर, श्री द्वारिका धीश मंदिर। ठीक है, बहुत सारे हैं। यानी आपने अगर घूमा है तो आपको बहुत सारे स्थल आएंगे और उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही मेंशन करना है, उसके अलावा भी आपके मन में जो आ रहा है, ठीक है, उसको भी मेंशन कर देना। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या बचा? वाराणसी। वाराणसी हो चुका था। ठीक है, वाराणसी लिख लीजिए। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो?
फिर से बोलो। आपको सुनाई नहीं बोले। हाँ, हो गया ना मथुरा जहां। क्या बताया मथुरा? अरे वृंदावन उसी में आ गया सारा। अभी सर्किट, अभी देखिए, अभी जो सर्किट के बारे में कराएंगे जी, बॉल सर्किट। किसने? सूरसेन मथुरा हो तो महाजनपद काल में। सूरसेन जो है वो आपको महाजनपद काल जब पढ़ाया गया था। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये इसके संतुष्ट नहीं हो पाता है कभी कभी। अभी ठीक, चलिए लिखिए इसमें। ये प्राचीनतम शहरों में से थोड़ा धीरे धीरे बोला करो, रुक रुक कर। बहुत तेज बोलते आपको समझ नहीं आता क्या कह रहे हो, ठीक है। ये भारत का प्राचीनतम शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के पवित्र नगरों में से एक। देखिए, इस मरुआ 80, ठीक है, उन दोनों के नामों की वजह से ये इसका बनास पड़ा, ध्यान रखिएगा। और काशी जो प्राचीन काल से ही आती आ रही है, जनपद वहां जनपद काल से, ठीक है, आपको इसे बता देना, ठीक, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक। चलिए, और भी ज्यादा डीप में जाना है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना कोई इस पर जाएगा कि ऐसा क्यों है, बस थोड़ा सा आंसर देके थोड़ा सा कुंजी की तरफ ठीक के रूप में निकल जाना है, ठीक है। ज्यादा सब चीजों पर नहीं बचते। इसी क्या लिखा मैंने? सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है, ठीक है। यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन, बौद्ध एवं जैन धर्मों के लिए भी पवित्र शहर है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार क्या होता है, वाराणसी में जो भी व्यक्ति मरता है वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है या मिल जाता है। और साथ में यह भी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप, ठीक है, सारे पाप क्या होते हैं, भूल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अबे भूल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हिंदुस्तानी संगीत, के बनारस घराना का भी उद्भव एवं विकास हुआ है। इन्हीं पर कवि वल्लभाचार्य
कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, रामानंद, जयशंकर प्रसाद आदि ने जीवन बिताए हैं। इसके दर्शनीय स्थलों में सारनाथ, अब देखिए हमने सारनाथ से लिखा है, जिसका मतलब आप लिख सकते हैं ना, सारनाथ किससे फेमस है। हाँ जी, इसलिए प्रसिद्ध है, हो सकता है इसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं ना, सारनाथ में क्या क्या चीजें हैं, क्लियर है। सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर, मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर, ब्रेक दे दीजिए, डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रेक दे दीजिए आदमियों को। बंद कर दो इसको, बंद कर दो।